दुनिया सोच भी नहीं सकती थी दुनिया में सिर्फ भारत हासिल करेगा अफगानिस्तान का खजाना। तालिबान की रजामंदी ने उड़ा डाले होश। सऊदी अरब ऑफ लिथियम कहे जाने वाले $1 ट्रिलियन के खजाने की चाबी अब भारत के हाथ। एलन मस्क से लेकर जिनपिंग तक सब रह गए देखते। भारत और अफगानिस्तान के बीच सबसे गहरा कनेक्शन आया सामने। चीन से लेकर अमेरिका और रूस से लेकर पाकिस्तान तक के कान हो गए ठंडे। कैसे अखंड भारत से अलग हुआ अफगान आज वापस आ रहा भारत के पास। वो कहानी जो आपको हिला देगी अंदर से। खैबर दर्रे की जानलेवा पथरीली पहाड़ियों से लेकर हिंदू कुश की जमा देने वाली बर्फीली चोटियों तक इस वक्त एक ऐसी दबी हुई आग सुलग रही है जिसकी तपिश बीजिंग और इस्लामाबाद को अंदर तक जलाकर खाक कर रही है। पूरी दुनिया को लग रहा था कि अगस्त 2021 के बाद अफगानिस्तान तो हमेशा के लिए हाथ से निकल गया। वहां तो अब सिर्फ और सिर्फ अंधेरा है। लेकिन पर्दे के पीछे खामोशी के साए में भारत ने कूटनीति की एक ऐसी बिसात बिछा दी है जिसने पाकिस्तान की पूरी रणनीतिक गहराई की थ्योरी को कचरे के डिब्बे में डाल दिया है। ये कहानी सिर्फ एक पड़ोसी देश की नहीं है, ये कहानी है उस भूले हुए इतिहास की जो कभी अखंड भारत का सबसे चमकदार मुकुट हुआ करता था। ये कहानी है उस जमीन की जो आज दुनिया की सबसे कीमती और दुर्लभ धातु लिथियम के ढेर पर बैठी है और जिसकी उम्मीद भरी नजरें अब चीन के धोखेबाज वादों की बजाय भारत की सच्ची दोस्ती की तरफ देख रही हैं। सोचिए, एक ऐसा देश जो पाकिस्तान को पूरी तरह से बाईपास करके भारत को सीधे मध्य एशिया के तेल और गैस के कुओं से जोड़ सकता है। एक ऐसा देश जिसके सिर्फ एक इशारे पर पाकिस्तान की पश्चिमी सीमा सुलग सकती है और रावलपिंडी में जनरल बाजवा के बारिशों की नींद हराम हो सकती है। आखिर क्या है वो कहानी जिसका खुलासा होते ही दुनिया हो रही हैरान। क्या हुआ था 285 साल पहले मुगल बादशाह की किस गलती से अफगानिस्तान हो गया भारत से अलग, और अब आखिर क्या है वो मास्टर स्ट्रोक जो अफगानिस्तान पर 2025 में भारत ने चला है। क्यों दुनिया का सबसे सख्त माने जाने वाला तालिबान जैसा संगठन भी आज भारत के सामने झुककर बात कर रहा है और भारत के विदेश मंत्रालय के दरवाजे खटखटा रहा है। हम आपको बताएंगे इस भू राजनीतिक भूकंप की पूरी कहानी, तो बने रहिएगा वीडियो पर। और इस संबंध में आपके जो भी विचार हो कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। एक हस्ताक्षर ने कैसे भारत के नक्शे से काट दिया उसका सबसे मजबूत बाजू। 250 साल पुरानी उस खौफनाक संधि का सच आया सामने। जिस गांधार में कभी महाभारत की साजिशें रची गई, वहां आज भारत ने चीन की बेल्ट एंड रोड की गर्दन पर रख दी है तलवार। मुगल बादशाह की एक गलती और नादिर शाह की लूट ने कैसे हमेशा के लिए बदल दिया एशिया का भूगोल। दिल्ली के तख्त से छिन गई सरहद। पाकिस्तान जिसे अपना बैकयार्ड समझकर इतराता था, उसी के घर में घुसकर भारत ने कर दिया ऐसा खेल कि रावलपिंडी में मच गया हड़कंप। बात शुरू करते हैं इतिहास के उस काले पन्ने से जिसे अक्सर हमारी यादों से मिटा दिया जाता है। वो तारीख थी 26 मई 1739। यही वो मनहूस दिन था जब भारत माता के शरीर का एक अहम हिस्सा काटकर अलग कर दिया गया था। दिल्ली की गद्दी पर बैठा था मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला, जो नाम की तरह ही अपने रंगरेलियों में डूबा रहता था। उसे खबर ही नहीं थी कि सरहद पर क्या तूफान खड़ा है। दूसरी तरफ से आ रहा था फारस, आज का ईरान का खूंखार शिकारी नादिर शाह। नादिर शाह कोई आम लुटेरा नहीं था, वो एक ऐसा सिपा सलार था जिसकी तलवार की प्यास कभी बुझती नहीं थी। उसने सफेद राजवंश को उखाड़ फेंका था और अब उसकी भूखी नजरें भारत की दौलत पर गड़ी थीं। उसे पता था कि दिल्ली का बादशाह कमजोर है, उसका प्रशासन खोखला हो चुका है और उसके सिपाही जंग लड़ना भूल चुके हैं। नादिर शाह की फौज ने जब भारत की तरफ कूच किया तो उसे रोकने वाला कोई नहीं था। वो आंधी की तरह आया और सब कुछ उड़ा ले गया। करनाल के मैदान में जो हुआ वो युद्ध नहीं, एक तरफा कत्लेआम था। मुगलों की शानो शौकत मिट्टी में मिल गई। लेकिन असली खेल तो जंग के बाद शुरू हुआ, जब एक कागज के टुकड़े पर किए गए दस्तखत ने भारत के भूगोल को हमेशा के लिए बदल दिया। आखिर उस संधि में ऐसा क्या लिखा था जिसने हमारे अपने ही भाइयों को हमसे पराया कर दिया। वो कौन सी शर्तें थीं जिनके आगे दिल्ली के बादशाह को घुटने टेकने पड़े। 18वीं सदी का वो दौर जब मुगलिया सल्तनत अपनी आखिरी सांसें गिन रही थी। औरंगजेब के जाने के बाद दिल्ली के तख्त पर बैठने वाले बादशाह सिर्फ नाम के शेर थे। मोहम्मद शाह रंगीला तो ऐसा शासक था जिसे शायरी और संगीत से फुर्सत नहीं थी, जबकि सरहदें सुलग रही थीं। आंतरिक कलह, दरबार की साजिशें और खजाना खाली होने की वजह से मुगलों की पकड़ ढीली पड़ चुकी थी। दूर दराज के सूबेदार खुद को राजा समझने लगे थे। इसी कमजोरी की भनक नादिर शाह को लग गई थी। नादिर शाह, जिसने एक मामूली चरवाहे से उठकर फारस का तख्त हासिल किया था, वो एक महत्वाकांक्षी भेड़िया था। उसकी नज़र अफगानिस्तान पर इसलिए थी क्योंकि वो जानता था कि अगर भारत में घुसना है तो काबुल और कंधार की चाबी उसके हाथ में होनी चाहिए। ये वो इलाका था जो मुगल साम्राज्य और फारस के बीच एक बफर जोन था, एक दीवार थी। नादिर शाह ने सबसे पहले 1738 में कंधार पर हमला बोला। वहां का शासक गिलजाई अफगान मुगलों का वफादार नहीं था, लेकिन वो नादिर शाह के आगे टिक भी नहीं पाया। कंधार गिरते ही भारत का पश्चिमी दरवाजा खुल गया। इसके बाद काबुल और गजनी, जो मुगलों के अधीन थे, वो ताश के पत्तों की तरह ढह गए। मुगलों के सूबेदार मदद की गुहार लगाते रहे, लेकिन रंगीला बादशाह दिल्ली में बैठकर मुजरा देखता रहा। यही वो गलती थी जिसने भारत के इतिहास को खून से लिख दिया। 24 फरवरी 1739
करनाल की वो खूनी सुबह, नादिर शाह की फौज और मुगलों की फौज आमने सामने थी, लेकिन मुकाबला बराबरी का नहीं था। मुगलों के पास भीड़ थी, लेकिन नादिर शाह के पास रणनीति और बारूद था। सिर्फ 3 घंटे, जी हां, सिर्फ 3 घंटे में नादिर शाह ने मुगलों की विशाल सेना को गाजर मूली की तरह काट दिया। बादशाह मोहम्मद शाह और उनके वजीर निजामुल मुल्क को बंदी बना लिया गया। इसके बाद नादिर शाह ने दिल्ली की तरफ कूच किया, और फिर जो हुआ उसे याद करके आज भी दिल्ली की दीवारें कांप उठती हैं। नादिर शाह ने दिल्ली में कत्लेआम का हुक्म दे दिया। चांदनी चौक की गलियां खून से भर गईं। एक ही दिन में हजारों बेगुनाह नागरिकों को मौत के घाट उतार दिया गया। शहर को ऐसे लूटा गया जैसे टिड्डियों का दल खेत साफ कर देता है। तख्ते ताउस, मयूर सिंहासन और बेशकीमती कोहिनूर हीरा जो भारत की शान था, वो सब नादिर शाह ने हथिया लिया। लेकिन सबसे बड़ा नुकसान दौलत का नहीं, जमीन का था। अपनी जान और गद्दी बचाने के लिए मोहम्मद शाह रंगीला ने नादिर शाह के साथ एक अपमानजनक संधि की। इसे इतिहास में कंधार की संधि या सिंध पार की संधि कहा जाता है। इस संधि के तहत मुगलों ने सिंध नदी के पश्चिम के सारे इलाके, काबुल, गजनी, कंधार, पेशावर और यहां तक कि मुल्तान और सिंध का भी कुछ हिस्सा नादिर शाह को प्लेट में सजाकर दे दिए। एक झटके में भारत की सरहद सिकुड़ गई। जो अफगानिस्तान कल तक भारत का आंगन था, वो अब पराया हो चुका था। इस संधि के बाद क्या हुआ, ये जानना और भी दिलचस्प है। मुगलों ने तो वो इलाका खो दिया, लेकिन नादिर शाह भी उसे ज्यादा दिन भोग नहीं पाया। लूट का माल और जुल्म की हुकूमत ज्यादा दिन नहीं चलती। 1747 यानी संधि के सिर्फ 7 से 8 साल बाद नादिर शाह को उसके ही अपने पागलपन की वजह से उसके अपने ही अंगरक्षकों ने मार डाला। उसके मरते ही उसका विशाल साम्राज्य बिखर गया। लेकिन इस बिखराव में से एक नया सितारा उभरा, अहमद शाह अब्दाली, जिसे अहमद शाह दुर्रानी भी कहा जाता है। अब्दाली नादिर शाह का ही एक वफादार अफगान कमांडर था। उसने मौके का फायदा उठाया और अफगान कबीलों को एकजुट करके एक नए साम्राज्य की नींव रखी, दुर्रानी साम्राज्य। यही वो साम्राज्य था जिसने आज के आधुनिक अफगानिस्तान को आकार दिया। अब्दाली ने काबुल को अपनी राजधानी बनाया और एक स्वतंत्र अफगान पहचान खड़ी की। तब से लेकर आज तक अफगानिस्तान एक अलग भौगोलिक और राजनीतिक इकाई बन गया। लेकिन भूगोल बदल सकता है, नक्शे बदल सकते हैं, मगर खून के रिश्ते और संस्कृति की जड़ें इतनी आसानी से नहीं सूखती। आज भी जब हम अफगानिस्तान की बात करते हैं तो वो हमें पराया नहीं लगता। वहाँ की हवा में, वहाँ के गीतों में, वहाँ के खंडहरों में भारत की आत्मा आज भी भटक रही है। और 2025 में समय का चक्र घूमकर फिर वहीं आ खड़ा हुआ है, जहां भारत अपने उस खोए हुए रिश्ते को एक नए अंजाम तक पहुंचाने की तैयारी कर रहा है। अफगानिस्तान का सबसे विशाल खजाना आ रहा भारत के पास। अब इतिहास के पन्नों से निकलकर आते हैं 2025 के कड़वे सच और भारत के सुनहरे भविष्य पर। आज की दुनिया में जंग तेल के लिए नहीं, बल्कि लिथियम और रेयर अर्थ एलिमेंट्स के लिए लड़ी जा रही है। इसे व्हाइट गोल्ड या नया तेल कहा जा रहा है। और किस्मत का खेल देखिए, जिस अफगानिस्तान को दुनिया ने बंजर और पत्थरों का देश समझकर छोड़ दिया था, आज पता चला है कि वो तो सोने की ईंट पर बैठा है। अफगानिस्तान की धरती के नीचे $1 ट्रिलियन यानी करीब 83 लाख करोड़ से ज्यादा की खनिज संपदा दबी हुई है। इसे अब दुनिया का सऊदी अरब ऑफ लिथियम कहा जाने लगा है। गजनी और हेलमंद प्रांतों में लिथियम, कॉपर, गोल्ड, यूरेनियम और कोबाल्ट के पहाड़ दबे पड़े हैं। ये वो जादुई धातुएं हैं जिनके बिना न तो एलन मस्क की टेस्ला कार चलेगी और न ही आपका स्मार्टफोन चार्ज होगा, और न ही देश की रक्षा करने वाली आधुनिक मिसाइलें या रडार काम करेंगे। भारत की पैनी नजर इसी खजाने पर है। अब तक चीन गिद्ध की तरह इस पर अपनी लार टपका रहा था, अपने बेल्ट एंड रोड के जरिए इसे हड़पना चाहता था। लेकिन अफगान लोग बेवकूफ नहीं हैं। वो चीनियों पर रत्ती भर भी भरोसा नहीं करते। उन्हें पता है कि चीन सिर्फ लूटने आता है। वो नया ईस्ट इंडिया कंपनी है। यहीं पर भारत का ट्रस्ट फैक्टर बाजी मार जाता है। 2025 में भारत ने कूटनीति से वो जगह बना ली है कि अब अफगानिस्तान खुद चाहता है कि भारत आए, खुदाई करे और तरक्की में भागीदार बने। अगर भारत ने ये डील पक्की कर ली तो हमारी ईवी, स्पेस टेक और डिफेंस इंडस्ट्री को अगले 50 साल तक किसी अमेरिका या चीन के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये भारत की आत्मनिर्भर भारत मुहिम के लिए वो संजीवनी बूटी साबित होगी जो हमें सुपर पावर की रेस में सबसे आगे खड़ा कर देगी। अगर शुरुआत से देखें तो आज का अफगानिस्तान दरअसल उसी प्राचीन गांधार की ही अगली कड़ी है, जहां महाभारत के समय से लेकर अशोक, कुषाण और गुप्त साम्राज्य तक भारतीय राज और संस्कृति की मजबूत पकड़ थी। लेकिन समय के साथ साथ ये इलाका धीरे धीरे दिल्ली के सीधे नियंत्रण से फिसलता गया। पहले तुर्क और अफगान सल्तनतों ने यहाँ अपनी पकड़ बनाई, फिर कमजोर हो चुके मुगल साम्राज्य पर 1739 में नादिर शाह के हमले ने ऐसा झटका दिया कि काबुल कंधार जैसी सीमावर्ती पट्टी व्यावहारिक रूप से भारत की पकड़ से निकलकर ईरान और फिर उभरते अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली के हाथों में चली गई, जिसने 1747 के आसपास एक स्वतंत्र अफगान साम्राज्य की नींव रख दी। इसके बाद 19वीं सदी में रूस और ब्रिटेन के बीच शुरू हुआ ग्रेट गेम चला, जिसमें अंग्रेजों ने यह मान लिया कि अफगानिस्तान अब उनके और रूस के बीच एक बफर स्टेट रहेगा। इसीलिए उन्होंने 1893 में ड्यूरन लाइन खींचकर अफगान कबीलों और भारत के उत्तर पश्चिमी सरहदी इलाकों को 2 हिस्सों में बांट दिया। एक तरफ आज का अफगानिस्तान और दूसरी तरफ वो जमीन जो बाद में पाकिस्तान बनी।
नतीजा ये हुआ कि जो इलाका सदियों से प्रशासनिक, सांस्कृतिक और व्यापारिक रूप से भारत के दायरे में था, वो कागजों पर अलग राष्ट्र के रूप में खड़ा हो गया। और 1947 के बाद तो बीच में पाकिस्तान की दीवार खड़ी हो जाने से भारत और अफगानिस्तान के बीच सीधी जमीनी कड़ी भी टूट गई। यानी भूगोल ने इतिहास का पुराना रिश्ता काट दिया। रोमांच की असली परत यहाँ खुलती है। बाहर से लगा कि अफगानिस्तान अब हमेशा के लिए भारत से अलग हो गया, लेकिन अंदर से सांस्कृतिक धड़कनें, काबुली वालों की आवाजाही, बॉलीवुड और बौद्ध विरासत की साझा यादें कभी नहीं टूटी। यही वजह है कि आज 2025 का भारत फिर से काबुल के साथ अपने रिश्ते ऊंचे स्तर पर ले जा रहा है। तो ये सिर्फ दो अलग अलग देशों की डिप्लोमेसी नहीं, बल्कि उसी टूटे हुए ऐतिहासिक पुल को दोबारा जोड़ने की कोशिश है, जिसे नादिर शाह की तलवार, ड्यूरेंट लाइन की स्याही और पाकिस्तान की पैदा की गई दूरी भी हमेशा के लिए मिटा नहीं सके। पाकिस्तान की सबसे बड़ी हेकड़ी किस बात पर है? उसकी अकड़ का कारण क्या है? यही कि भारत चारों तरफ से जमीन से घिरा है, और अगर उसे मध्य एशिया या अफगानिस्तान जाना है तो उसे पाकिस्तान की जमीन का इस्तेमाल करना पड़ेगा, वाघा बॉर्डर से गुजरना पड़ेगा। और पाकिस्तान अपनी फितरत से मजबूर हमेशा रास्ता रोककर भारत को ब्लैकमेल करता रहा है।